ओके सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। उसमें बेसिकली वी हैव सीन डिमांड क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा था। उसमें गिफ्ट एंड गुड्स वगैरह कुछ हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। ओके आज एक नया कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। आज नया कंसेप्ट हमें पढ़ना है लॉ ऑफ सप्लाई। ओके लॉ ऑफ सप्लाई। बट बिफोर स्टार्टिंग द लॉ ऑफ सप्लाई, हम पहले ये सप्लाई वर्ड का तो मीनिंग समझ ले। सो लेट्स चेक आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म सप्लाई। तो सप्लाई मतलब क्या है सर? सप्लाई, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन है, वही हमारा पुराना एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करते हैं। हम एक एप्पल स्टोर है और हमारे पास 100 आईफोन्स रखे हुए हैं। 100 आईफोन्स हमारे गोडाउन में या हमारे वेयरहाउस में स्टोर किए हुए हैं। तो क्या ये 100 सप्लाई हुआ है? क्या 100 का मीनिंग सप्लाई हो गया है? कि ये जो 100 आईफोन्स जो हमारे वेयर हाउस में हमारे गोडाउन में रखे हुए हैं, ये इसका मतलब ये है क्या कि ये सप्लाई है? नो, ये 100 आईफोन्स हमारे पास रखे हुए हैं सिर्फ, लेकिन हमने ये बेचने के लिए नहीं निकाले। हमने ये ऑफर नहीं दिया है किसी को कि आओ भैया जी हमारा आईफोन खरीद के ले जाओ। तो ये जो 100 है ना, ये 100 क्या होता है? ये स्टॉक होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। 100 मतलब क्या है? ये आपके पास स्टॉक रखा हुआ है। लेकिन ये स्टॉक सप्लाई में कब कन्वर्ट होगा? जब हम ऑफर टू सेल देंगे। हम ऑफर टू सेल देंगे, ठीक है। जब हमने ऑफर टू सेल दिया या हमने ऐसी कोई एक्टिविटी की जिसकी वजह से ऐसा लगे कि हम ये आईफोन बेचने वाले हैं, तो इन दैट केस ये सप्लाई माना जाएगा। स्टॉक प्लस ऑफर टू सेल इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है। अब सर ऑफर टू सेल कैसे देंगे हम? क्या माइक में चिल्ला के सबको कहेंगे क्या आईफोन ले लो, आईफोन ले लो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। मान लीजिए हमारी कोई ब्रिक स्टोर है, हमारा शॉप है, तो हमारे शॉप में हमने आईफोन रख दिया, तो इसका मतलब हम बेचने के लिए ही रखते हैं ना। हमारे शॉप में जो गुड्स है, जो आर्टिकल्स रखते हैं हम, वो ऑब्वियसली टू सेल करने के लिए ही रखते हैं। तो स्टॉक प्लस ऑफर टू सेल इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है। जब ये दोनों भी बातें एक साथ अकर होंगी तब हम कहेंगे सप्लाई हुआ है, सप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो इज इट क्लियर? सप्लाई का मीनिंग क्लियर है आपको? ओके ग्रेट। अब हम देखेंगे सर लॉ ऑफ सप्लाई। हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई एकदम सिमिलर है हमारे लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई एक साथ में चलते हैं, दोनों अपोजिट है बस, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट ceteris paribus, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जितने भी फैक्टर्स है सारे फैक्टर्स को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए और तो प्राइस अगर बढ़ेगी, अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उसका सप्लाई बढ़ेगा। आई रिपीट, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गुड्स और सर्विसेज इंक्रीजेस देन इट्स सप्लाई वुड आल्सो इंक्रीज। एंड अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होगा। प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम हुई तो सप्लाई कम होगा, ठीक है। ये है लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? जिससे कि आपको डेफिनेशन रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। आप एक बिजनेसमैन हो, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो? आप मैगी का बिजनेस करते हो, ठीक है। मैगी का बिजनेस करते हो। मैगी अभी कितने में बिकती है? सेलिंग प्राइस क्या है मैगी का? सर मैगी अभी ₹12 में सेल आउट होती है, 12 रुपये में मैगी बिकती है। लेकिन आप खरीद कितने में रहे हो? आप खरीदते हो 10 रुपये में। मतलब आपको कॉस्ट प्राइस कितनी है मैगी की? 10 रुपये, और 10 रुपये की चीज़ आप बेच रहे हो 12 में, तो मतलब 12 रुपीज़ क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक बार फैक्ट्स फिर से देख लो, 12 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस है, 10 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस है।
तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12 माइनस 2, 12 माइनस 10, मतलब 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात समझ में आई। आपने 10 रुपये में मैगी खरीदी, आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई 10, आपने 12 रुपयों में मैगी बेची, आपकी सेलिंग प्राइस हो गई 12, 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 रुपीज़, आपका नेट प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है कि अगर ये जो प्राइस है ना, प्राइस अगर बढ़ गई ना तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, प्राइस अगर बढ़ गई ना तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे? अब देखो, मान लो मैगी की प्राइस 12 से बढ़ के 13 हो जाती है, 13 हो जाती है, प्राइस हो गई 13, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस सर आज भी 10 है, तो मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो गया सर? प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसका मतलब अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स क्या है सर? कॉस्ट प्राइस, सब्सटीट्यूट, वो चलो वो सब छोड़ देते हैं, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, वो सब बाद में समझेंगे। तो प्राइस बढ़ी, हमने कमोडिटी की प्राइस बढ़ाई, सेलिंग प्राइस बढ़ाई, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। और हम तो यही चाहते हैं कि हमें ज़्यादा हमारा प्रॉफिट ऊपर इन दी एयर जाए, हमारी तो यही इच्छा है ना कि हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमें और इच्छा होगी मैगी बेचने की। देखो, अगर हमारा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट और बेचेंगे, मतलब हम मैगी का सप्लाई बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे? मैगी का सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक है, इज इट गुड? सो फार सो गुड। लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हुआ? सप्लाई समझ में आया? चलो बोलो और नो। मतलब ओके, ईशा, सुहानी, ओके ग्रेट, ठीक है। सो दिस वाज लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों की चीज हमने देख लिया, बहुत इजी था। आई होप आप ये जो टेक्स्ट बुक में जितना इतना जो मटेरियल दिया है ये सब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सिटेरिस पेरिबस, सिटेरिस पेरिबस मतलब अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, सिटेरिस पेरिबस। लॉ ऑफ डिमांड में भी यही था और ये लॉ ऑफ सप्लाई में भी यही है कि अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे तो सप्लाई में और डिमांड में क्या चेंज आएगा विद रिगार्ड्स टू प्राइस। ठीक है, अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमारा सिलेबस कवर हो गया ना तो मैं आपको एक मैराथन वीडियो दूंगा अराउंड 2 to 3 आवर्स का। उसमें पूरा इकोनॉमिक्स बेसिकली वो सीए फाउंडेशन के बच्चों को ध्यान में रख के रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसमें आपका भी मेजर चंक कवर हो जाएगा, आपको भी वो वीडियो देखने में मजा आएगा, आपका सिलेबस पूरा एक बार ब्रशअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ अजम्पशंस है। क्या अजम्पशंस है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। हमने पहले ही बोल दिया कि अदर थिंग्स कांस्टेंट रहना है। अच्छा, इसे अजम्पशन क्यों बोल रहे हैं? रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में तो सर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, रियल लाइफ में तो रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस चेंज होगी, रियल लाइफ में पॉपुलेशन चेंज होगी, रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लोगों की पॉपुलेशन की इनकम बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड गुड करने के लिए, मतलब ये लॉ सही तरीके से काम करने के लिए हम क्या करते हैं? सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख देते हैं और सिर्फ प्राइस के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्राइस बढ़ाते घटाते हैं। मतलब बेसिकली आप इतना समझ लो, हम प्राइस का डिमांड और सप्लाई पे क्या इफेक्ट गिरता है वही चेक करते हैं। सिर्फ प्राइस का डिमांड और सप्लाई पे क्या इफेक्ट गिरता है हम वो चेक करते हैं लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के जरिए। तो सिंपल सी बात है, अजम्पशन वही ले लेते हैं कि सर टेक्नोलॉजी वही है। देखो जाहिर सी बात है, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, नवी टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या होगा? प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन हमें वो सब नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ प्राइस का सप्लाई पे क्या इफेक्ट गिरता है वो देखना है। तो हम क्या बोल रहे हैं? टेक्नोलॉजी सेम है, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? जो जितने भी फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, लेबर लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, ओवरहेड्स लग रहे हैं, जितना भी लग रहा है उन सबका कॉस्ट सेम है। मतलब
ये जो कॉस्ट बोला है ना हमने मैगी का 10 रुपए, मैगी का कॉस्ट इतना ही रहेगा, मैगी का कॉस्ट चेंज नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट अजम्पशन क्या लिया है, नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, हमारे और कोई नवे कॉम्पिटिटर्स नहीं आ रहे और ना ही कोई बिजनेस बंद कर रहा है। नो चेंज इन द गोल्स ऑफ द फर्म, नो चेंज इन द सेलर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। देखो हमें ऐसा भी नहीं लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम ज्यादा होने वाली है। अगर हमें लग रहा है कि भैया जी अभी कोविड का थर्ड वेव आने वाला है और मैगी की प्राइस 12 रुपए से बढ़ के 20 रुपए होने वाली है, ठीक है, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, भुक्कड़ बच्चे सिर्फ मैगी खाते हैं, सुबह मैगी, शाम को मैगी, रात को मैगी। तो कोविड की थर्ड वेव में मैगी का बहुत शॉर्टेज होने वाला है, तो ये जो 12 रुपये का मैगी है ना 20 रुपए में बिकने वाला है। अगर ऐसा हमें लगता है, अगर सेलर को ऐसा लगता है कि उसकी कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम आज मैगी बेचेंगे क्या? नहीं, हमें तो पता है अगस्त सितंबर में थर्ड वेव आने वाली है, हम तो सिर्फ मैगी जमा कर करके रखेंगे, जैसे थर्ड वेव आएगी 12 का प्राइस 20 होगा तब हम मैगी बेचेंगे, तब हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, अजम्पशन ले लिया हमने कि फ्यूचर प्राइस चेंजेस का ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा है। नो चेंज इन द टैक्स एंड सब्सिडी, देखो टैक्स में कोई चेंज नहीं है, सब्सिडी में चेंज नहीं है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ दी अदर गुड्स, वही जो हमने डिमांड में देखा था, रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो किसी में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहां तक एक कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई और अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब ये टोटली न्यू कंसेप्ट है, यहां पे हेडिंग लिख दो इक्विलिब्रियम, यहां हेडिंग लिख लो इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो जनाब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बोलो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बोलो एक बार, आपको क्या लगता है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं पल्लव, हम डिमांड पढ़ रहे हैं, सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा होना नहीं, ऐसा होना चाहिए कि जितनी डिमांड है उतना सप्लाई है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिमांड सप्लाई। ठीक है, मान लीजिए मैगी, मैगी सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ना, मैगी, हम तो सर मैगी पे ही जीते। मैगी की डिमांड है 100 पैकेट्स, ठीक है, मान लीजिए मैगी की डिमांड है 100 पैकेट्स, लेकिन सर मैगी का सप्लाई कितना है, सिर्फ 20 पैकेट्स, मार्केट में सिर्फ 20 पैकेट्स आती है, तो इसका मतलब डेली 80 पैकेट्स का सप्लाई कम है ना। 100 बच्चे मैगी खाना चाहते हैं, लेकिन मैगी अवेलेबल कितनी है, सिर्फ 20 पैकेट्स, मतलब सिर्फ 100 में से 20 बच्चों को मैगी मिल रही है, बचे हुए 80 बच्चे, बचे हुए 80 स्टूडेंट्स को मैगी नहीं मिल रही है, मतलब डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है, शॉर्टेज कम है, शॉर्टेज है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी, तो इसमें क्या हो गया, ये अच्छा पहले ये बताओ, ये जो स्टेट है इसको नंबर 1 बोल रहे हैं, ये जो फिनोमिना है स्टेट 1, ये सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए, बोलो ये सही है या गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बोलो ईशा, सुहानी, पलक, रोहित, ये अच्छी बात है क्या, गलत है ना ये? ठीक है, ओके सर ये गलत है, 80 बच्चों को मैगी मिलनी ही चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्राइटेरिया, सेकेंड ऑप्शन लेते हैं कि सर मैगी की डिमांड 100 है, 100 बच्चों को मैगी चाहिए, लेकिन जो सप्लाई है ना सर, सप्लाई 150 मैगी का है, सप्लाई 150 मैगी का है, इसका मतलब 100 बच्चे, 100 भुक्कड़ बच्चों को 100 पैकेट मैगी मिल जाएगी, उसके बाद भी 100 मैगी सेल होने के बाद भी 50 मैगीज अनसोल्ड रह जाएगी, 50 मैगीज अनसोल्ड रह जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, मतलब अनसोल्ड बच जाएगा, तो इसमें क्या है, सेलर का नुकसान है, तो ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, है ना डिमांड कम, डिमांड ज्यादा हुई, सप्लाई कम रहा तो डिमांड अनफुलफिल रह जाएगी, सप्लाई ज्यादा रहा, डिमांड कम रही
तो अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। तो दोनों भी सिचुएशन गलत है मार्केट में। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए सर, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या है सर, इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा स्टेट है जहां पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। जैसे कि 100 मैगी का डिमांड है, 100 सप्लाई है, 120 मैगी का डिमांड है, 120 सप्लाई, ठीक है। जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। अगर ऐसा सिनारियो अराइज होता है तो उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। अब ये ग्राफ के पहले एक एग्जांपल देखते हैं जिसके जरिए हमें समझ में आएगा। चलो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, इसके जरिए हमें समझ में आएगा। अच्छा एक और सवाल, इसको दे देते हैं नंबर 3। तो आपको क्या लगता है मार्केट कैसा रहना चाहिए, नंबर 1 वाला सिनारियो रहना चाहिए, नंबर 2 वाला सिनारियो रहना चाहिए, या नंबर 3 वाला? मार्केट में कौन सा सिनारियो प्रिवेल करना चाहिए बोलो, और कौन सा प्रिवेल होता है बोलो? बोलते क्यों नहीं, बोलो बोलो बोलो, कौन सा सिनारियो प्रिवेल होना चाहिए मार्केट में? आपको क्या लगता है मार्केट में क्या होता है? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, एग्जाम्स नजदीक है। कुछ भी बोल दो, मैं अंदर आके कुछ डांटूंगा नहीं आपको। आप आपकी प्रीमाइसेस में हो, मैं मेरे प्रीमाइसेस में हूँ। बोलो, कोई नहीं। थर्ड सिनारियो प्रिवेल होना चाहिए सर, इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। अब हर कोई चाहता है, हर कोई कहता है कि सर थर्ड सिनारियो प्रिवेल होना चाहिए, लेकिन थर्ड सिनारियो प्रिवेल कैसे होगा? अब सेलर को तो पता नहीं ना कि 100 बच्चे मैगी लेने के लिए आएंगे, और ना ही बच्चों को पता है कि सेलर के पास में 100 मैगी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये कैसे होता है? ये ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस, उसमें भी कौन सी? डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, ये दोनों भी मार्केट में एक साथ काम करते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, हमें इक्विलिब्रियम देखने मिलता है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों एक साथ मार्केट में प्रिवेल करते हैं, और उसके वजह से हमें लॉ ऑफ मार्केट में इक्विलिब्रियम देखने मिलता है। तो कैसे देखने मिलता है, ये एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट है मैगी, ठीक है, ठीक है, ये है डिमांड, ठीक है, ये है सप्लाई, ओके, सरप्लस, शॉर्टेज, प्राइस। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड कम ज़्यादा होती है। और लॉ ऑफ सप्लाई में भी हमने ये देखा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस में चेंज आता है तो सप्लाई में चेंज आता है, ठीक है। अब वही लॉ हमें यहाँ लगाना है 1 बाय 1। तो देखते हैं, मैगी की प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस ज़्यादा तो उसकी डिमांड कम। आई रिपीट, प्राइस ज़्यादा तो उसकी डिमांड कम। तो देखो मैगी की डिमांड कितनी है, सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है। और इसी के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ सप्लाई ज़्यादा होगा। तो जब मैगी की प्राइस 100 रुपीज़ है, ज़्यादा है, तो देखो सप्लाई कितना सारा है, 50। तो एट ₹100 डिमांड कम है, एट ₹100 डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, इसका मतलब 45 का सरप्लस है, ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में लेकिन खरीदने वाला नहीं है। फिर हमने क्या किया सर, प्राइस 100 से कम करके 90 कर दी, ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। प्राइस 100 से कम होके 90 हुई तो डिमांड 5 से बढ़ के 12 हो गई, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई। तो देखो डिमांड 5 से बढ़ के 12 हो गई, है ना। लेकिन हमने लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या था
कि अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगा। तो प्राइस 100 से कम करके 90 किया तो डिमांड 50 से कम होके 41 हो गई, ठीक है, 50 से कम होके 41 हो गई। अच्छा, ये जो नंबर्स है ना सब एग्जाम्पल में लिए हुए, ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं है कि 50 से कम होके 41 ही होगी, 45 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, ठीक है, हम ये एक एग्जाम्पल ले रहे सिर्फ। तो प्राइस 100 से 90 हुई तो डिमांड 5 से 12 हो गई और सप्लाई 50 से 41 हो गया। तो अभी सरप्लस कितना बचा है, 29, ठीक है। अब जैसे ही हम 90 से 80 करेंगे तो डिमांड और बढ़ जाएगी। प्राइस हमने 90 से 80 किया तो डिमांड और बढ़ गई, 12 से 18 हो गई और सप्लाई कम हो गया, 41 से 35 हो गया। तो जैसे जैसे हम प्राइस कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। देखो, जैसे जैसे हम प्राइस कम कर रहे हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। हमने जैसे जैसे प्राइस को कम किया वैसे वैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। 100 रुपीज पे सिर्फ 5 यूनिट्स का डिमांड है और 10 रुपीज पे देखो 55 यूनिट्स का डिमांड है। लेकिन इसी के साथ साथ में सप्लाई भी तो देखना है हमें। जैसे जैसे हमने प्राइस कम की वैसे वैसे सर सप्लाई भी कम हो गया, वैसे वैसे सप्लाई भी कम हो गया। प्राइस कम हुई तो सप्लाई कम हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस कम होते जा रही है तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इसलिए जैसे जैसे प्राइस कम हुई तो सप्लाई भी कम हुआ। तो नीचे में देख लेते हैं, अगर मान लीजिए 10 रुपए की मैगी मिल रही है तो हर भुक्कड़ बच्चा मैगी खाएगा, हर भुक्कड़ बच्चा मैगी खाएगा। मतलब मैगी की डिमांड कितनी होगी मार्केट में, 55। लेकिन मैगी में प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है, सिर्फ 10 रुपए में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसका सप्लाई एकदम कम करेंगे। तो देखो सप्लाई कितना है, सिर्फ 5, डिमांड कितनी है 55, लेकिन सप्लाई कितना है 5। तो इसका मतलब शॉर्टेज है मार्केट में, इसका मतलब मार्केट में शॉर्टेज है। मान लीजिए प्राइस हमने 10 से बढ़ा के 20 कर दी, हमने प्राइस बढ़ाई तो क्या होगा, डिमांड थोड़ी कम होगी। तो डिमांड 55 से कम होगी 50 आ गई, लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगा, 5 से बढ़ के 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइस एकदम ज्यादा रखेंगे तो सप्लाई ज्यादा रहेगा, है ना, और प्राइस एकदम कम रखेंगे तो शॉर्टेज होता रहेगा। तो हमें प्राइस ज्यादा भी नहीं रखनी है, कम भी नहीं रखनी है, एक इक्विलिब्रियम प्राइस पे अराइज होना है हमें। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आएंगे, 60 पे, 60 रुपीज पे हमें डिमांड भी 25 का है, सप्लाई भी है उतना ही है। तो हमें ना सरप्लस मिल रहा है ना शॉर्टेज मिल रहा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब सर ये इक्विलिब्रियम आता कैसे है फिर, देखो इक्विलिब्रियम कैसे आता है, डे 1 पे मान लीजिए प्राइस 100 है, तो 100 प्राइस है, तो जो सेलर है उसके पास 45 यूनिट्स का सरप्लस बच गया। तो वो क्या करेंगे, यार मेरे पास तो सरप्लस बच गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं प्राइस थोड़ी कम कर देता हूँ, मैं प्राइस थोड़ी कम कर देता हूँ। तो उसने प्राइस थोड़ी कम किया, 90 पे आया तो उसका सरप्लस थोड़ा कम हुआ। तो सब सेलर क्या करेगा, धीरे धीरे प्राइस कम 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 करेगा, सेलर प्राइस 100 से यहाँ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह जो बायर है, बायर अगर 10 रुपीज पे मांगेगा तो उसको उतना मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, तो बायर क्या करेगा, धीरे 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 प्राइस बढ़ाएगा। तो एक पॉइंट पे दोनों भी टकराएंगे और इक्विलिब्रियम का पोजीशन मार्केट में प्रिवेल करेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, दिस वाज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया है, हाँ सर। ये समझा है। ओके। ठीक है, अब देखते हैं सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंसेप्ट आपने पहले पढ़ रखा है कि इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी आता है आप लोगों को? इलास्टिसिटी की कोई जानकारी है आप लोगों को? 11th-12th में पढ़ा है आपने इलास्टिसिटी क्या होता है? हाँ, ओके, चलो चलो ग्रेट। तो देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है।
ठीक है। अब मान लीजिए एक रबर है, रबर, ठीक है, तो हम उसे ऐसा खींच सकते हैं, हम उसे ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो रबर को हम क्या कहेंगे, वो इलास्टिक है। हमने उस पर कोई फोर्स लगाई तो उसकी वजह से उसने अपना फॉर्म चेंज किया, ऐसा इलास्टिक है वो, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो स्टाइलस है, इस पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये एक्सपांड हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये क्या है सर, रिजिड है। ये क्या रिजिड है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और फॉर्म बदलता है, तो उसे हम इलास्टिसिटी कह रहे हैं। अब अगर हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से डिमांड पे क्या असर गिर रहा है। जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो उसके वजह से डिमांड पे क्या असर गिर रहा है। तो उसके पहले हम ये समझ लेते कि डिमांड किन किन बातों पे निर्भर करती है। डिमांड किन किन बातों पे निर्भर करती है। जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना, उसमें क्या था, अदर थिंग्स कांस्टेंट थी, सिर्फ प्राइस की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब सर जो प्राइस होती है ना, प्राइस डिमांड, प्राइस का डिमांड पे असर गिरता है, वो तो हमने देखा। प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये हमने देखा था। और क्या फैक्टर हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो सकता है सर इनकम। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। अब ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं मतलब हम ज़्यादा चीज़ डिमांड करेंगे। तो इसका मतलब ये कैसा है, इनकम का कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी डिमांड घटेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक लाइन दे रखी है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में फिर दो बातें आ जाती है, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, तो पहले देख लेते हैं सब्सटीट्यूट। पहले हम देख लेते हैं सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का क्या एग्जांपल लिया था हमने, टी या कॉफ़ी, ठीक है। हम तो वैसे रोज़ सुबह टी पीते हैं, हम रोज़ चाय पीते हैं। चाय का प्राइस है 100 रुपीज़ kg और कॉफ़ी का प्राइस है 100 रुपीज़ kg, ठीक है। हम चाय पीते हैं डेली, लेकिन अचानक से क्या हुआ, असम में कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई जिसकी वजह से चाय पत्ती नहीं मिल रही है। चाय का प्राइस 100 से शूट होके सीधा 300 पर kg हो गया। 100 से शूट होके सीधा 300 पर kg हो गया। तो क्या हम आज भी चाय पिएंगे? हमें तो क्या है, हमें तो सिर्फ ताजगी चाहिए, रिफ्रेशमेंट चाहिए, हमें चाय मिले या कॉफ़ी मिले। तो क्या हुआ, अगर टी का प्राइस बढ़ गया, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, हम कॉफ़ी पीने लगेंगे, हम कॉफ़ी पीने लगेंगे। कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज आया है क्या? हमने लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़ा था कि प्राइस में कुछ चेंज आता है तो उसकी डिमांड कम ज़्यादा होती है। लेकिन कॉफ़ी की प्राइस तो आज भी 100 है, कल भी, पहले भी 100 थी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, टी की प्राइस में चेंज आया, मतलब एक रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस में चेंज आया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग चाय पी रहे थे वो लोग भी अब कॉफ़ी पीने लग गए। तो इसका मतलब अगर टी की प्राइस बढ़ती है, अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। ये क्या, टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। ये लॉजिक समझ में आया क्या आपको? बोलो यस और नो। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान में आई है क्या आपको? बोलो यस और नो। सुहानी, पलक, ओके, ठीक है। ठीक है। अब हमने सब्स्टिट्यूट के अलावा और एक चीज़ देखी थी, क्या देखी थी बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। हमने देखा था सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं कुछ। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या एग्जांपल लिया था हमने? कार एंड पेट्रोल, हमने लिया था कार एंड पेट्रोल, ठीक है। तो हमारी कमोडिटी है, मान लीजिए पेट्रोल। पेट्रोल की प्राइस कल भी 100 थी, आज भी 100 है। अब हम क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कार और पेट्रोल एक साथ यूज करना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि कार जो पहले 10 लाख की मिलती थी अब वो सीधा 5 लाख की मिलने लग गई, ठीक है। तो कार की प्राइस कम हुई, कार की प्राइस कम हुई तो होने दो, हमें क्या लेना देना, हम तो पेट्रोल है। कार की प्राइस चेंज हुई तो हमें क्या, हम तो पेट्रोल है। लेकिन
एक्चुअल में क्या होगा कि अगर कार की प्राइस कम होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग कार परचेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग कार परचेस करेंगे, और ज्यादा लोगों ने कार परचेस किया मतलब ज्यादा लोग कार चलाएंगे। कार चलाने के लिए क्या लगता है? पेट्रोल। तो इसका मतलब कार की प्राइस कम हुई, कार की प्राइस कम होने से क्या हुआ? कार की डिमांड बढ़ गई। कार की डिमांड बढ़ गई तो कार किस पे चलती है? पेट्रोल पे। तो क्या हो गया? पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ गई। पेट्रोल की प्राइस कल भी 100 थी, आज भी 100 है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि कार की प्राइस कम होने से कार की डिमांड बढ़ गई, और कार की डिमांड बढ़ने से हमारे पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का असर हमारे मेन कमोडिटी पे। ये समझ में आया है आपको? बोलो यस और नो। बोलो। ठीक है। ये लिख लिया है कि आप लोगों ने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिख के रखो, क्योंकि कैसा है देखो, हमारा टेक्स्ट बुक नहीं क्या पूरा मोनोटोनस है एकदम, ऐसा बहुत सारा मटेरियल लिखा हुआ है। आपको एक बार सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना है, बाद में जो रौनक सर ऐसा लिखा लिखा के देते हैं ना, ये भी अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। इतना सा छोटा सा इमेज भी आपने लिख लिया ना आपकी बुक में तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये सब लिख लिया करो आप। अगर आपने इसके पहले का भी नहीं लिखा है तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, मैं स्क्रीनशॉट क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ लिखे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या सप्लाई। अब हम क्या देखना चाहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा सर कि प्राइस बढ़ी, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, हमने ये देखा। हमने ये भी देखा सर कि इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम अगर कम होती है तो डिमांड कम होती है, हमने ये भी देखा। हमने ये भी देखा सर कि सब्स्टिट्यूट की अगर प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है। हमने ये भी देखा सर कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है। हमने ये भी देखा सर कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है ना। हमने ये भी देखा सर फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है तो उसकी आज डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है। लेकिन कितनी बढ़ने वाली है ये किसी ने बोला कि हमें अभी तक? हम 2 दिन से बोल रहे हैं प्राइस बढ़ी डिमांड कम होगी, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ी, कितनी? हाउ मच? हाउ मच वो हमें नहीं पता। तो वो हम अब कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी, उसे हम कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब देखते हैं डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बहुत सारे वेरिएंट है कि भैया जी प्राइस की वजह से क्या इलास्टिसिटी है, इनकम की वजह से क्या चेंज आ रहा है डिमांड में, या इतने जो भी फैक्टर्स है उन फैक्टर्स की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। इतने सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में चेंज की वजह से हमारे डिमांड में क्या चेंज आ रहा है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है कि प्राइस में कुछ हमने चेंज किया तो उसकी वजह से डिमांड कितनी चेंज होगी। हमने अगर प्राइस बढ़ाई तो डिमांड कम होगी, लेकिन हमने मान लीजिए प्राइस, हमने इतनी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड इतनी कम होगी क्या, या ज्यादा कम हो जाएगी, या इतनी सी कम होगी, ये हमें देखना है, मेजर करना है। जैसे कि अगर 10% से प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होगी, तो क्या डिमांड भी 10% से कम होगी क्या, या डिमांड 12% से कम होगी, या डिमांड सिर्फ 5% से कम होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस आप ये प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ लो, उसके आगे फिर जो भी है इनकम इलास्टिसिटी या जो भी है वो सब आपको सेम है, सिर्फ प्राइस को उस फैक्टर से रिप्लेस करते चले जाना है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये कैसे होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ये ऐसा, ये क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। फिर इसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो वो ऐसा हो गया। हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ना, तो इसको यहाँ लिख दिया। तो जो
ये आता है ना आपको कि ये बताऊं, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को हम ऊपर ला रहे हैं, तो ऊपर लाते टाइम हम क्या करेंगे, इनटू ओरिजिनल अपॉन चेंज, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बेसिक फॉर्मूला। आगे जब हम एमसीक्यूज देखेंगे उसमें हमें इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अब हमें देखना है, ओके ओके, एक काम करते हैं, सेशन एंड हो रहा है, 4 मिनट्स बचे हैं, सेशन एंड करते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो और फिर से रिज्वाइन कर लो। सेशन एंड हो रहा है, मैं ग्रुप पे लिंक डालता हूँ रिज्वाइन का। आज हम 7 बजे तक बैच ले लेंगे, तो अभी 4 ही मिनट बचे, कंसेप्ट आधा रह जाएगा, तो हम सेशन यहीं एंड करते हैं और मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ रिज्वाइन का, वैसे ही आप रिज्वाइन कर लेना, ओके। अच्छा, सबको सब समझ में आ रहा है, सब क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो सेशन एंड करते हैं। ओके, सेशन एंड करते हैं, मैं ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ रिज्वाइन का, तब आप रिज्वाइन कर लीजिए, ओके। सो हियर आई एम, सीए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।